हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी के जो भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं आपके पूछे गए हैं 28 दिसंबर को, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनके भी एग्जाम बचे हुए हैं एटलीस्ट इन क्वेश्चन को तो देख के जाएं, जिनसे आपको एक रफ आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, और इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके जाएं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बार बार घूम फिर के ही आएंगे। केवल वैल्यूज आपकी चेंज होंगी, लेकिन आपको तरीका पता है इन क्वेश्चन को करने का, तो आप उनको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे क्वेश्चनों पर आते हैं, और आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, डायरेक्ट मेरे साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं कि एक वर्ग की भुजा में यदि 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, परसेंटेज में आपको वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका हो जाएगा, 20% की वृद्धि है दोनों भुजाओं में की गई है, प्लस 20 × 20/100। ठीक है, ये 20% की भुजाओं में वृद्धि और ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 44% आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 4 बनेगा, 20 20 40 और 4 44। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अगली स्टेप में आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि आयत की भुजा में 20% की वृद्धि और आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और उसकी चौड़ाई में 25% की वृद्धि। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 20 रख देंगे, यहाँ पे 25 रख देंगे, इसको 20 × 25/100 कर देंगे। ठीक है, अब वर्ग में दोनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया 20 20 20 × 20। आगे समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन चेंज हो सकता है, लेकिन आपका भावना ये है क्वेश्चन की पूछने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि cos थीटा बराबर 3/4, तो आपको वैल्यू निकालनी है tan थीटा। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। हमने अगर ट्रिपलेट के बारे में बात करें तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। ये यदि 3 है, ये 4 है, ये मैंने कोई थीटा एंगल मान लिया, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। यदि आपको ये ट्रिपलेट याद है तो आप इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। सॉरी, ये आपको 3/5 दिया था। ठीक है, ये 3/5 दिया था। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर ये cos थीटा की वैल्यू ये दी हुई है, तो cos थीटा किस किस के बीच में रिलेशन होता है, आपका बेस के बीच में और आपके कर्ण के बीच में। तो कर्ण हो गया आपका 5 और ये आपका बेस हो गया 3, तो 3 मैं इसको लूंगा। ठीक है, आगे समझ में 3 किसको लेना है, और ये 4 हो जाएगी वैल्यू। तो आपसे tan थीटा की वैल्यू पूछी, tan थीटा की वैल्यू आपसे हो जाएगी यहाँ पे 4/3। समझ गए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इसमें ट्रिपलेट ये पूछा है, नेक्स्ट एग्जाम या फिर नेक्स्ट कोई शिफ्ट हो उसमें ऐसा पूछ सकता है कि 5 12 13 का। ठीक है, तो ये सभी ट्रिपलेट को एक बार आप देख लें कि 5 12 13 का ट्रिपलेट होता था। अब मान लो tan थीटा की वैल्यू दे दे वो 5/12, और sin थीटा की वैल्यू पूछ ले तो आपसे 5/13 वहाँ से आपकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, ये है ए किसी काम को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में। और कह रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 20% कम है। बी के बारे में बोल रहे हैं कि जो बी की कार्य क्षमता है ए से 20% कम है, तो बी इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ऑब्वियस है, यदि कार्य क्षमता बी की कम है तो ज़्यादा दिन लगाएगा। अब कितने दिन लगाएगा, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो, ए की मैंने कोई भी क्षमता है, इसको मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया, तो अगर मैंने ए की क्षमता को मैंने 100 मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो मैं ए की जगह क्या रख दूंगा, यहाँ पे 100%। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, ए की क्षमता को मैंने मान लिया 100, तो 100% रख दिया इसका। अब बी का निकालना है हमें टाइम, तो टाइम लिख दूंगा मैं यहाँ। और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, बी ए की मानी है मैंने 100, इसकी 20% कम है, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 80। तो इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा बी का टाइम। आगे समझ में, तो सॉल्व कर लीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ से एक 0 से यहाँ से एक 0 कट जाएगा। ये बन रहा है आपके पास 120 को 8 से डिवाइड करूँगा, तो ये आपका टाइम आ जाएगा बी का। तो ये वैल्यू जाएगी आपके 15 दिन। 15 × 120 होता है, तो आपका 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि जो बी है इस काम को 15 दिन में खत्म कर देगा। अगला सवाल देखो
कि दो छूट दी हुई है आपको 10% की और 20% की, दो डिस्काउंट दिए हैं, D1 दिया है ये और D2 दिया है आपको 20%। तो इससे क्या है कि जो समतुल्य आपका बट्टा होगा वो निकालना है आपको। इस तरीके से क्वेश्चन मिल सकता है कि पहला छूट दिया हुआ है आपका 10%, दूसरा 20%, जो समतुल्य छूट है उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सा आपको फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटे 100। क्लियर? तो यहाँ से वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 बटे 100। तो यहाँ से वैल्यू आपकी बन जाएगी 28%। ठीक है, ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, हम क्वेश्चन को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, फास्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिससे आपका कम से कम टाइम वेस्ट हो और आप सीधे से सीधे क्वेश्चनों को समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए और इनको जल्दी से करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो। तो अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है आपसे कि एक रस्सी को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है। एक कोई रस्सी है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। अब क्या कह रहा है कि पहला भाग है वो रस्सी का 1/3 है। पहला भाग 1/3 है, दूसरा भाग है 3/10। तो तीसरा भाग क्या होगा? तीसरा भाग आपको निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे 10 है, तो दोनों को अगर मैंने 30 यूनिट मान लिया, 3 और 10 का मैंने एलसीएम मान लिया 30 यूनिट। अब 30 यूनिट मैंने ले लिया, तो अब इससे क्या है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब देखो 1/3 निकाला मैंने 30 का, तो 10 यूनिट हो गया पहला भाग। आगे समझ में? 3/10 है दूसरा भाग, तो 3/10 भाग इसका निकाला, तो 10 का मैंने भाग दिया इसमें, तो जाएगा 3 बार 9, तो दूसरा भाग हो गया आपका 9। क्लियर? निकाल लिया मैंने ये दोनों। अब तीसरा भाग क्या हो जाएगा, जो 10 तो ये है और 10 ये है, 9 ये है, 19 हो गया। तो तीसरा भाग कितना बचा? 11। अब क्या 11 आंसर होगा क्या आपका? नहीं, आपको फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। तो 11 भाग किसका? 30 का। तो ये आपका इस तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 11/30। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम ले लिया करो, फिर उससे दोनों भाग निकाल के तीसरे भाग को माइनस कर दो, तो वहां से तीसरा भाग आ जाएगा, और जो एलसीएम लिया है उसका डिवाइड कर दो, तो उससे आपका जो तीसरा भाग है उसकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। तो यही आपसे पूछा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे, लेकिन किस तरीके से अप्रोच करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 80 वस्तुओं का क्वेश्चन है कि 80 वस्तुओं का एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है, जो 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। 60 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो क्या करना है आपको, जो लाभ या हानि जो भी हुआ है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, देखो किस तरीके से आप इसको अप्रोच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया 80 का एसपी, ये है आपके 60 के सीपी के बराबर। ये क्वेश्चन में कहा है हमें। तो अब क्या है कि इसको मैं काटा मैंने 20 से 3 बार, ये 20 से 4 बार चला जाएगा। तो सीपी एसपी से सीपी का जो रेशियो आ रहा है, एसपी से जो सीपी का रेशियो आ रहा है वो देखिए कितना आ रहा है। एसपी से सीपी का जो रेशियो आ रहा है वो 3/4 आ रहा है। यानी जो 4 की जो वस्तु है उसको बेच दिया हमने 3 में, 4 की जो वस्तु है उसको बेच दिया 3 में। तो 4 की वस्तु है 3 में बेच दिया, तो कितने का आपको घाटा हो गया? 1 का घाटा हो गया। किस पे? 4 पे। तो 1/4 आपका इसका आ गया हानि, लेकिन 1/4 हानि हो गई, लेकिन इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो 1/4 वैल्यू होती है आपकी 25% की। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका 25%। आपको डायरेक्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं। या फिर इसको 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर? समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अगला सवाल देखो कि साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है,
4/5। तो आपको जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 1 + tan थीटा, सॉरी tan a अपॉन 1 + cot a। ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने। ये मान लो कोई एंगल मैंने a मान लिया, a एंगल मान लिया ये मैंने। तो अब देखिए साइन थीटा किस किस का रेशो होता है, इस भुजा का और इस भुजा का। ये लंब हो गई और ये हो गई आपकी कौन सी भुजा, कर्ण। अब दूसरी बात हमें निकालना है इसका बेस हो जाएगा आपका 3, क्योंकि 3 4 5 का हमने क्या पढ़ा है, ट्रिपलेट। अब आगे देखो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और cot थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/4। जस्ट tan का रिवर्स होता है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 1 + tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 और 1 + 3/4। बहुत ही आसान। देखो अब क्या होगा आगे, ये हो जाएगा 7/3 ऊपर बन रहा है और नीचे भी कितना बन रहा है 7/4। अब देखो मैंने लिखा है इसको 7/3, इसको लिख दिया 4/7। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? बिल्कुल। तो अब क्या है कि इसको सॉल्व किया तो 7 से 7 चला जाएगा, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 4/3। बहुत ही आसान सा सवाल है। आगे होगा समझ में किस तरीके से अप्रोच किया है। बस ये आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। अभी वैल्यू 4/5 दी है, क्वेश्चन में हो सकता है वैल्यू आपको दे दे 5/13, तो वहाँ से आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। कि ट्रिपलेट आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट थोड़ा क्वेश्चन टाइम बचा लेंगे और थोड़ा जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला सवाल दिया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्र को 30% अंक होने चाहिए। 30% अंक होने चाहिए। ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि एक छात्र 20% अंक लाकर बेहतर अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल जो टेस्ट था उसमें कितने मार्क्स का था वो, ये आपको कैलकुलेट करना है। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी रिपीट होगा, इसको ध्यान से समझना क्या करना है हमें। तो देखो बहुत ही जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से चलो, आपको तुरंत ही आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है। देखो मैंने जो टोटल मार्क्स मान लिए m, ठीक है। अब m का मैंने 30% निकाला, m का मैंने कितना निकाला 30%। अब ये 30% अंक किसके लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए आपको। ये क्वेश्चन ये पहली लाइन लिखी हुई है, पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक चाहिए। अब जो छात्र जो लाता है अंक वो कितने लाता है, यानी m जो टोटल मार्क्स हैं उनका 20% लाता है। अब ये इतने लाया है, अब इतने पे क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो अगर इसके 72 नंबर और आ जाते, अगर इसके ये 72 नंबर और आ जाते तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। तो इसका जो ये टोटल है ये किसके बराबर हो गया, जो उत्तीर्ण अंक हैं उनके बराबर हो गया। आगे समझ में क्या बोल रहा हूँ मैं, बस ये सिंपल सा कंसेप्ट था इसमें। अब आगे सोल्व करना है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये हो रहा है m 3/10, m 2/10, इधर आएगा तो बन जाएगा m 1/10, तो मतलब m/10 बन रहा है। तो m/10 बराबर है 72, तो m बराबर हो जाएगा आपका 720। बहुत ही आसान शब्दों में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपका उत्तीर्ण अंक जो भी है, पूर्णांक है, वो आ जाएगा 720। समझ गए। अब क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो 720 का 30% निकाल लेंगे। आपका जो जितने नंबर पे बंदा पास हो रहा है वो आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन ये पूछा नहीं है आपसे, पूछा है आपका पूर्णांक, तो पूर्णांक डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा 720। ठीक है। अगला सवाल देखो, आयत की लंबाई, हाँ अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। जो आयत की जो है लंबाई, एक आयत दिया हुआ है उसकी लंबाई दी हुई है, इधर आपको चौड़ाई दी हुई है।
तो इसको मैंने L मान लिया, लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है। परिमाप दिया हुआ है आपको 48, जो परिमाप है ये दिया हुआ है 48 मीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है, बहुत ही आसान है, यदि आपको इनके फॉर्मूले याद है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी देर के लिए मानो कि ये बराबर एक है x, तो दूसरी है इसकी डबल, तो 2x, एक ही वेरिएबल में मानिए, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। x 2x, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब देखो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का दोनों का योग करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये बराबर आपके पास है 48, तो 6x, तो x बराबर आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन जाएगी आपके पास 8, ठीक है, 8 वैल्यू बन गई। अब इसके बाद हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 गुणा 1, ठीक है, 2 गुणा 1 गुणा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 × 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128। आगे समझ में क्या बोला है कि यहाँ से हमने पहले x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू आ गई 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, यही तो आपका क्षेत्रफल होता है 2x स्क्वायर, तो वही मैंने किया 2x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर हो गया आपके पास 64, 2 × 1 हो जाएगा 2 × 1, तो इस तरीके से 128 आपके पास वैल्यू आ गई। आगे समझ में क्या क्वेश्चन में हमने किया है। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का जो योग दिया हुआ है वो दिया है आपको 60, और HCF है वो दिया है आपको 12, और LCM आपको दिया है 72। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है, तो आपको क्या है कि दोनों संख्याएं निकालनी है। अब एक चीज बताऊंगा मैं आपको, यदि आपके पास ऑप्शन हो तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन देखते ही हो जाएगा, और वहां पे देखना होता है कि आपको 72 किसका LCM आ रहा है और 12 आपका HCF किसका आ रहा है। तो वो दोनों संख्याएं आप क्वेश्चन में ऑप्शन देख के आप दोनों क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। लेकिन फिर भी यदि ऑप्शन आपके पास एग्जाम में ऑप्शन होंगे लेकिन फिर भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले LCM क्या होता है, LCM होता है आपका HCF इंटू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है, A इंटू बी ले लिया मैंने, जो उनका रेशियो है। अब रेशियो का मतलब क्या हो गया कि एक संख्या हो गई A इंटू HCF और दूसरी हो जाएगी आपकी B इंटू HCF, ठीक है। ये HCF को अगर मैं A और B मतलब ये अनुपात में अगर हैं दोनों संख्याएं, तो HCF से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या आ जाएंगी, दोनों संख्याएं आ जाएंगी हमारे पास। तो LCM जो हो जाएगा HCF बराबर हो, सॉरी LCM हो जाएगा HCF इंटू A इंटू बी। A और B क्या होता है, इनका अनुपात होता है दोनों संख्याओं का। तो अब देखिए इसको आगे मैं किस तरीके से सोल्व करूंगा कि HCF दिया हुआ है 72 आपका, और HCF दिया है 12 और A इंटू बी, तो ये आ जाएगा 6। तो A इंटू बी बराबर आ गया आपका 6। तो जो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए 6। तो एक तो हो गया 6 बराबर 6 को लिख सकते हैं हम किसी अनुपात में 6:1, या फिर लिख सकते हैं 2:3 में। आगे समझ में 2:3 में भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज़ समझिए, HCF है आपका 12, तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो 24, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो 36। अब दोनों को एक बार जोड़ के भी देखो क्या 60 बन रहा है, क्या 60 बन रहा है। तो मतलब क्या हो गया कि दोनों संख्याएं हैं वो आपकी 12 और 24 और 36 है। अगर इस ऑप्शन को ले हम तो देखिए यहाँ पे ये क्या बन रहा है, क्या ये 12×6 की 72 बन रहा है, जो 60 से ऊपर चला गया, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, 2 और 3 अनुपात वाला। 2 और 3 अनुपात वाला लिया तो ये बन रहा है 12 से 24 और ये 12 से बन रहा है 36। तो 24 और 36 आपकी दोनों वो संख्याएं हो जाएंगी। दूसरी चीज, हमने ये दोनों संख्या निकाल ली, तो अब क्वेश्चन में पूछा है आपसे छोटी संख्या पूछा है तो 24 आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या पूछा है तो 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आई, क्या करना है। क्वेश्चन की अप्रोच ये होती है कि जो आपका LCM होता है वो HCF इंटू A इंटू बी होता है। दूसरी चीज एक और ध्यान रखना, अगली शिफ्ट में क्या पता इस फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछ ले, LCM इंटू HCF
बराबर होता है दोनों संख्याएं। एक संख्या मैंने n1 ली, दूसरी संख्या n2 ली, तो ये इससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक एलसीएम की वैल्यू दे दे, एचसीएफ की वैल्यू दे दे, दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ ले आपसे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, या फिर तीसरी संख्या भी आपको दे दे तो दूसरी संख्या पूछ ले। तो इस तरीके से ये भी आपसे अगली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मतलब इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल देखो। अब इसमें हम सभी 28 तारीख के जो भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। आगे जितनी भी एग्जाम है एनटीपीसी की जो भी बची हुई है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को एटलीस्ट आप इन क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू के जरूर जाएं। तो अगला सवाल देखो कि 2 साल के लिए रेट दी हुई है, रेट आपको दी है 10% और टाइम दिया है आपको 2 ईयर्स। नेक्स्ट आपको दिया है कि एसआई की वैल्यू भी दी हुई है आपको 500, तो आपको सीआई की वैल्यू निकालनी है उसी टाइम पीरियड के लिए, मतलब 2 साल के लिए 10% की दर से आपको सीआई की वैल्यू निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, हम जानते हैं कि जो एसआई होता है वो हर साल बराबर रहता है। अब 2 साल में आपको 500 रुपये मिला है, तो पहली साल भी आपको 250 मिला होगा और दूसरी साल भी आपको 250 मिला होगा। ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब जो दूसरी साल जो हमारे पास क्या मिलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, वो पहले साल के एसआई पे मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट पे मिलता है। वो कितना मिलेगा 10%। इसका मैंने 10% निकाला तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू 25। तो टोटल जो ब्याज है ये हो जाएगा आपका सीआई। तो सीआई कितना हो जाएगा 525, ठीक है। देखो कितना आसान हमने इसको कर लिया सॉल्व। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये आपकी सीआई की वैल्यू हो गई यहाँ पे। अगला सवाल देखो आप कि समांतर चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया हुआ है आपको, कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात दिया हुआ है। तीन अनुपात 6 ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपसे वैल्यू पूछ रहा है कि छोटा कोण क्या होगा। अब एक बार तो ये समांतर चतुर्भुज को आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। समांतर चतुर्भुज ये होता है, अब जो अनुपात दिया है आपको वो इस कोण का और इस कोण का दिया है, ठीक है। या फिर इस कोण का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये कोण है ये इसके बराबर होता है और ये वाला जो कोण होता है वो इस कोण के बराबर होता है। तो या फिर ये कोण ले लो या फिर ये वाला ले लो, बात तो बराबर ही है, क्योंकि दो आसन कोण, इसका आसन कोण ये भी है, इसका आसन कोण ये भी है। आ गया समझ में? अब दूसरी चीज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है तो दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, समांतर है। तो हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच के जो अंतः कोण होते हैं, ये कोण और ये कोण, या फिर ये कोण ये दोनों भी समांतर रेखाएं, उनका योग 180 होता है, ठीक है। तो अब इनका जो अनुपात दिया हुआ है वो दिया है 3:6। 3:6 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 1:2 है। 1:2 को मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया और इसको x से किया तो ये x और 2x, तो ये एंगल x है तो ये आपका 2x हो गया। x और 2x है तो x + 2x दोनों का योग कितना हो जाएगा आपके पास 180। तो 3x बराबर हो जाएगा 180 और x बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ से 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि छोटा कोण, तो छोटा कोण कौन सा हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बड़ा कोण कौन सा हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका आप आंसर दे दीजिए। तो क्वेश्चन की भावना ये थी, आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है कि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और दो आसन कोणों का योग है तो समांतर चतुर्भुज में वो होता है 180 डिग्री, क्योंकि दोनों भुजाएं समांतर हैं। अगला देखो क्वेश्चन कि CP/MP का, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये SSC में भी काफ़ी रिपीट होता है और आपके रेलवे एग्जाम में भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका। तो देखिए CP/MP का 75% है। जो CP से MP का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 75%। 75% को मैं लिख दूंगा 75/100 बराबर लिख दूंगा मैं 3/4। कह रहा है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी छूट देनी चाहिए। 15% का प्रॉफिट कमाना है आपको तो छूट आपको निकालनी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, CP से जो MP का जो रेशो होता है वो होता है आपका 100 - D
और 100 प्लस माइनस पी या एल। इसका मतलब क्या हो गया कि डी का मतलब हो गया डिस्काउंट यानी छूट, और नीचे हो जाएगा आपका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। जो भी लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, प्लस माइनस 100 करेंगे। प्लस हुआ तो लाभ हुआ है तो हम प्लस में लेंगे, और हानि हुई है तो हम माइनस में कंसिडर करेंगे। तो इस तरीके से ये आपका रेशियो होता है इनका। तो देखिए किस तरीके से सीपी से एमपी का रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 3/4। 3/4 दिया हुआ है। 100 माइनस डी की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब डी की वैल्यू तो आपको निकालनी है। और नीचे लिख दूंगा मैं 100, आपको क्या है कि लाभ दिया है तो प्लस में 15 ऐड कर दूंगा तो 115 ये आपकी वैल्यू बन गई। 115 वैल्यू बन गई, 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको तो ये बन रहा है 45, और ये 345 आपकी इसकी वैल्यू बन रही है। इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बन रहा है आपके पास 400, और ये बन रहा है 4D। तो 4D की वैल्यू आपके पास बन रही है, तो मैं D की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट निकाल लूँगा। 400 में से 345 माइनस करूँगा तो 55 बनेगा, 55, और 4 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यदि इसको फर्दर मैं सोल्व करूँ तो 13 बार जाएगा, और 3 बार जाएगा, और 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 सही 3/4, 13 चौका 52, 52 3 4। ठीक है, तो 13 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या है कि परसेंटेज डिस्काउंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब दूसरी चीज़ और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज डिस्काउंट पूछा है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। कभी ये डिस्काउंट दे देगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेगा, ये दोनों दे देगा, सीपी से एमपी का रेशियो पूछ लेगा, सीपी की वैल्यू दे देगा तो एमपी की वैल्यू पूछ लेगा। इस क्वेश्चन, इस जो फॉर्मूला है इसको आप समझ लीजिए, ध्यान रखिए इस क्वेश्चन पे। इस पर अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो डायरेक्ट इससे बहुत ही कम टाइम में इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पे सीपी एमपी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का क्वेश्चन हो तो एक बार इस फॉर्मूले को जरूर अप्लाई करके देखना, आपका आंसर बहुत ही फास्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो कि ए और बी, ये तो देखो टाइम एंड वर्क का बहुत ही आसान सा सवाल पूछा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, और बी और सी किसी काम को 18 दिन में कर लेते हैं, और सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका सबका एक बार क्या ले लो, एक बार सब इनका एलसीएम ले लो, जो टोटल वर्क मान लेंगे उसको। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 180 ले लेते हैं। 180 ले लिया तो मैंने, अब देखो यहाँ पे इनकी जो एफिशिएंसी वो कितनी आएगी, 12 से मैंने इसको किया तो 15 आ जाएगी, 15 से किया तो इसकी 12 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, हमें निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने टाइम में करेंगे। तीनों मिलकर कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल काम है कि आपके पास 180। सबको मैं ऐड कर दूंगा, तो कितना बनेगा, 15 और 10 25, 25 और 12 आपके पास बन जाएगा 37। लेकिन क्या 37 से डिवाइड करेंगे, नहीं, 37 आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 2A 2B 2C की। तो हमें निकालनी ए बी सी की, तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो 37/2। तो 37/2 से मैं डिवाइड करूंगा, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, 37/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 पर चला जाएगा, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 360/37। ये आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में दी हुई थी वो ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा कि फ्रैक्शन में थी तो हम भाग दे के निकाल लेंगे, या फिर यही वैल्यू दी थी तो डायरेक्ट टिक कर देंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला सवाल देखिए कि 15% की दर से 2 साल का जो CI दिया हुआ है आपको, तो अगला सवाल दिया हुआ है आपको कि 15% की दर से 2 साल का, तो रेट आपको 15%, टाइम आपको 2 इयर्स, और नेक्स्ट आपको दिया है कि जो CI है वो दिया है आपको 3225। तो हमें निकालना क्या है क्वेश्चन में कि मूलधन, प्रिंसिपल आपको वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की। तो देखिए 15% को हम 2 साल के लिए लेके चलेंगे, तो एक बार सक्सेसिव लगा लीजिए, 15 + 15 + 15 × 15/100। ठीक है, यह आपकी हो जाएगी 2 साल के लिए जो CI की जो रेट होती है वो आपकी हो जाएगी। तो 2 साल की CI की रेट हो जाएगी 15 हो जाएगा 30, ये 225, 225 बटे आपका 100, तो बन जाएगा आपके पास 32.25। ये परसेंटेज में है, इसकी वैल्यू है वो आपको दी हुई है ये। अब देखो समझो, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 32.25, एक पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से तो 2 0 इधर बढ़ाऊंगा, तो 1% की वैल्यू देखो कितनी बन रही है, 1% की वैल्यू आपके पास बन रही है 100, और जो
प्रिंसिपल होता है वो तो आपके 100% होता है, तो प्रिंसिपल 100% होता है तो 2 जीरो और बढ़ा देंगे हम, तो आपके पास 10,000। तो 10,000 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मूलधन का जो आंसर है वो हो जाएगा। तो मूलधन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। तो रेट से आप एक बार इफेक्टिव रेट निकालेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R1 अपॉन 100। तो इससे यहाँ से इफेक्टिव रेट निकाल ली जो 32.25 आई, उसको फर्दर सॉल्व किया। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगला सवाल देखो कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि 56, 216 और 28, इसका HCF निकालना है। अब देखो क्वेश्चन में देखने से ही पता चल जाएगा, ये 6 का क्यूब है, ये है 4 × 7, ये है 7 × 8। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा आपको, केवल क्या दिख रहा है कि केवल 4 ही है, 4 ही है जो आपका इसमें कॉमन जा रहा है। क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से लिया तो 8 यहाँ से बन जाएगा, 8 यहाँ पे भी है, लेकिन 8 यहाँ पे नहीं है, तो केवल 4 ही है जिसका भाग इसमें सभी में जा रहा है। तो ऑप्शन से आपको देख के भी पता लग जाएगा, और प्लस डायरेक्ट सीधी सीधी वैल्यू भी है, उनसे भी आपको दिख रहा है कि 4 का ही भाग इन सभी संख्याओं में जा सकता है। तो HCF इसका आपका 4 ही हो जाएगा। बाकी ट्रेडिशनल तरीका तो है ही कि सबको एक साथ लिखो, फिर एक एक से भाग दे के देखो, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो फिर वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, वो आपको आता है वो तरीका। और आप ऑप्शन के थ्रू इसमें बहुत आसानी से इसको कर लेते हैं, इस सवाल को कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में। अगला सवाल देखो, बहुत ही आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की सिंपल भी नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। CP वैल्यू दी हुई है 1500 और SP की वैल्यू दी हुई है आपको 2000। तो आपको जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है, लाभ या हानि, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब हमें सीधा सीधा दिख रहा है लाभ ही हुआ है, वो तो सॉरी ये 2000 है, लाभ ही हुआ है, कितने का हुआ है? 500 का लाभ हुआ है। किस पे हुआ है? हमेशा CP पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो भी लाभ या हानि की वैल्यू जो कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा CP पे कैलकुलेट की जाती है, और डिस्काउंट की जो भी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो हमेशा डिस्काउंट यानी छूट की, वो हमेशा आपके MP पे यानी मार्केट प्राइस पे, अंकित मूल्य पे की जाती है आपकी वैल्यू। तो यहाँ से आपके पास बन रही है वैल्यू 1/3। अब 1/3 क्या होता है? 1/3 होता है आपका 33 से ही 1/3%, ठीक है। या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके 3 से भाग दे लेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, 33 से ही 1/3, ठीक है। तो अगला सवाल देखो इसके बाद में, अगला सवाल ये काफ़ी अच्छा सवाल है, तो एक बार इसको समझना क्या है। x/2 2/y बराबर 1, y/2 प्लस 2/z बराबर 1, तो z/2 प्लस 2/x। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादातर केसों में क्या होता है कि जहाँ पे सिमेट्री हो, आपको x/2 2/y, y/2 2/z, z/2 2/x, तो ऐसे क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो भी सिमिलर ही होता है। जैसे यहाँ पे एक आया तो उसका आंसर भी ज़्यादातर केसों में एक ही आता है। तो यदि आपको डायरेक्ट तुक्का भी लगाना है, कभी तुक्का भी लगाना है, तो 90% केसेस में आपको तुक्का सही हो जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा। चलो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर एक ही आ रहा है क्या। देखो अब देखो कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करेंगे जिससे क्या है कि ये 1 बन जाए। अब 1 कैसे बनेगा? 1 ऐसे बनेगा, इसको मैंने x को थोड़ी देर के लिए मैंने माना 1, यहाँ पे 1 रखा और इसकी जगह 4 रख दिया, तो 1/2 1/2, ये भी 1/2 बन गया, ये भी 1/2 बन गया। तो कितना बन गया ये वैल्यू? तो ये 1 बन गई। तो x की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे? 1 रखा, और y की वैल्यू क्या रखी? 4। आ गया समझ में? x की वैल्यू और 1 और y की वैल्यू 4 रख दी। अब इसमें सेटिस्फाई करो 1 बनाने के लिए, y की वैल्यू तो हमने 4 मानी है, तो 4/2 ये रख दिया, यहाँ से 2 बन गया। अब इसको क्या करना है कि कुछ ऐसा करना है कि 1 बन जाए। अब 1 कैसे बनेगा? इसको मैंने थोड़ी देर के लिए z को क्या ले लिया? -1। अगर मैं z को -1 ले लूँ थोड़ी देर के लिए, -1 लिया तो 2/-1, तो -2 बन गया, -2 बन गया। तो यहाँ से बन रहा है आपके पास, ये कितना बन रहा है? 2, ये बन रहा है 2, 2 - 2 0, तो मतलब -1 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? -2 ले लेता हूँ मैं। तो z की वैल्यू मैंने अगर -2 ली, ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। तो y की वैल्यू तो हमने ले रखी है 2, और यहाँ पे मैंने z की वैल्यू -2 ली, तो ये सॉरी
तो ये बन जाएगी आपके पास -1 और यहाँ से बन रही है 2, तो 2 - 1 बराबर 1, मतलब सेटिस्फाई कर गया। तो आगे इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देंगे। तो जेड की वैल्यू हमने मानी है -2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या मानी हमने 1, तो 2/1। तो यहाँ से बन रहा है आपके पास -1, ये बन रहा है +2, तो 1। ठीक है, तो देखो इसमें भी आंसर वही आया है जो हमने पहले यहाँ पे लिखा था। तो जनरली इन केसेस में जो आंसर आता है वो सेम ही आता है 90% केसेस में। तो अभी कभी तुक्का भी लगाना हो तो ऐसे क्वेश्चन में तो एक ही लगाना, मतलब जो सिमेट्री चल रही है उसी के अनुसार आपको आंसर टिक करना है, नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आ गया समझ में क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? ठीक है। तो अगला सवाल देखो, ये क्वेश्चन है आपको कि 5 sin 15 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री 45 डिग्री प्लस 5 sin स्क्वायर 75 डिग्री। ठीक है, समझिए इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्या है कि sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा, वो वाला कंसेप्ट आपका लगेगा। तो एक बार क्या कीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर में 75 डिग्री लिखा हुआ है, हमें 75 डिग्री की वैल्यू आती नहीं 15 डिग्री की आती है, 45 डिग्री की आती है, तो इसको तो सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार सभी को 75 में बदल लीजिए या फिर एक बार सभी को 15 डिग्री में बदल लीजिए। ये 75 दिया हुआ है तो इसको भी एक बार 75 में बदलेंगे। तो साइन 15 बराबर क्या होता है, कॉस 75 होता है। कॉस 75 ये रहा, कॉस 75 ये रहा, कॉस स्क्वायर 75, कॉस स्क्वायर 75, साइन स्क्वायर 75, एक हो जाएगा। 5 हमने कॉमन लिया था यहाँ पे, तो 5 तो यहाँ से बन गया। tan 45 की डिग्री पे, tan 45 डिग्री की होती है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा। 5 + 2 आपका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी ध्यान रखिए कि साइन 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। और इस तरीके से tan और कॉट में होता है और कॉस और सेक में होता है। ठीक है, एक दूसरे के ये हम चेंज करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो आप कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बेलन का सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है 616 आपसे और ऊंचाई भी दी हुई है, ऊंचाई भी आपको दी हुई है 14, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो आयतन की निकालनी है। ये आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत ही आसान सा सवाल है, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, 2πr, r आपको निकालनी है। एक बार निकाल लेते हैं r की वैल्यू, h ये हो गया, ये दिया हुआ है आपको 616। ठीक, अब देखो सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। 7 से मैंने इसको काटा 2 बार, 7 से काट लिया 2 बार। अब यहाँ से क्या बन रहा है, यहाँ से भी 2 बन रहा है, 2 बन रहा है, तो मैंने इसको काट लिया 2 बार, 11, तो 2 2 2 8 बन रहा है। 8 से इस बार एक बार इसको देख लेते हैं कट रहा है कि नहीं कट रहा। 8 से काटा मैंने इसको, 8 7 56 और 8 7 56, अब 11, तो ये 8 तो पूरा चला गया। अब क्या बच रहा है आपके पास 11। अब 11 से भी एक बार काट लीजिए इसको 7 बार, तो मतलब r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7। r यानी त्रिज्या आपके पास आ गई 7, त्रिज्या 7 आ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं πr²h, तो पाई का मतलब 22/7, r², 7 × 7, h हो जाएगा आपके पास 14। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जब भी आपकी त्रिज्या होती है 7 तो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है 154, और जो उसका पेरीमीटर होता है यानी परिमाप होता है, परिधि होती है, वो आपकी होती है 44। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये वृत्त के अंदर तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसको सॉल्व करके 154 भी लिख सकते हैं, 154 को डायरेक्ट 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर सॉल्व करके देख लीजिए, वही आपके पास वैल्यू बनेगी। ये 7 से 60 चला गया, यहाँ से 154 बन रहा है, तो 154 को डायरेक्ट हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 चौके 56, 5, 14 पंजे 70 और 5 75, 7, 14 एकम 14, 14 7 21, 2156 आपका जो भी यूनिट दी हुई है, मीटर तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी, आयतन पूछा है तो हम क्यूब लिखेंगे ना, तो आयतन हो जाएगा आपका क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और जो भी यूनिट आपको दी हुई है मिलीमीटर तो मिलीमीटर क्यूब। ठीक है,
तो क्वेश्चन हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, अभी भी 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जो भी हैं उनको भी करा देता हूँ मैं आपको कि क्या क्वेश्चन है। a/1 प्लस a m माइनस n प्लस a प्लस a की पावर n माइनस m। अब देखना क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें। m माइनस n है तो इसको भी m माइनस n बना लो या फिर इसको n माइनस m बना लो। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये तो एज इट इज आ गया। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बन रहा है देखो, a m माइनस n। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए a m माइनस n को क्या मान लो, कुछ भी यूनिट मान लो, k मान लो या कुछ भी मान लो, मैंने इसको k मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो a 1 प्लस k, अब बहुत ही आसान हो जाएगा, a 1 प्लस k इनवर्स, k इनवर्स बन गया, इसको पूरे को मैंने k मान लिया तो k इनवर्स, k की पावर माइनस 1, k की पावर माइनस 1 का मतलब 1/k और 1/k का मतलब k इंटू के प्लस 1/k। तो ये इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो यहाँ से क्या बन गया, k/k प्लस 1। अब दोनों का एलसीएम आ जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 1 ऊपर, तो k प्लस 1 से k प्लस 1 कट जाएगा तो एक आंसर आ जाएगा आपका। या फिर इसको डायरेक्ट a माइनस m भी मान सकते थे, तो यहाँ से ये डायरेक्ट हम एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ये 1 प्लस a m माइनस n, तो ऊपर भी वही आ जाएगा और नीचे भी वही आ जाएगा, सेम वैल्यू ऊपर नीचे आ जाएगी, तो ये आपके कट जाएगी। ठीक है, थोड़ा आसान लिखने के लिए मैंने इसको k मान लिया। ठीक, तो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 2 साल का चक्रवृद्धि मिश्र धन, 2 ईयर का, 2 साल का आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया हुआ है कि 3840 और 3 साल का आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन आपको दिया है कि 4096। ठीक है, तो आपको निकालनी क्या है, रेट निकालनी है, रेट परसेंटेज में आपको निकालनी है। तो देखिए एक बार दोनों को मैं रेशो ले लेता हूँ, 4096 बटे 3840। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं लिखूंगा यहाँ पे, 1 प्लस रेट बटे 100 की पावर में क्या लिखता हूँ, टाइम, तो टाइम लिख दूंगा 3 साल। इसी तरीके से 1 प्लस रेट बटे 100 बराबर टाइम, इसकी पावर में टाइम लिखता हूँ मैं। ये आपको पता है ये किसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, चक्रवृद्धि मिश्र धन का। ठीक, अब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल लिखता हूँ ऊपर नीचे, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाता है, मैंने रेशो लिखा था इसलिए प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को उड़ा दिया, पहले ही उड़ा दिया, तो केवल रेशो किसके उसमें अनुपात में आ जाएगा, अनुपात किसके टर्म में आ जाएगा, केवल आपके रेट के टर्म में आ जाएगा। और यहाँ से ये पावर 2 है, यहाँ पावर 3 है, तो इसको भी हटाओ, केवल एक पावर बच जाएगी आपकी। आगे समझ में, अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, एक बार 8 से भाग दे लो इसको, 8 पंजे 40 और 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, इसको दोबारा 8 से दे लो, 8 चौके 32, ठीक है, 6 8 उठी 64 और 0 चला गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 16 से भाग दे लो इसको, 16 थी 48 और 16 दूना 32, 16 से दिया 16 थी 48 और ये 2 से दिया 15 और 2 से दिया इसको 16। अब जो रेट आ रही है आपकी, रेट आएगी वो 1 को माइनस करूँगा तो 1/15 आ जाएगी और 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगी आपके पास 100/15, मतलब 3 से काट लो, सॉरी 5 से काटा मैंने इसको, 20/3, 20/3%, तो ये आपकी रेट आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, 20/3 आपका इसका आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हमारे सवाल हो गए कंप्लीट। एक सवाल और बचा है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको इसलिए मैंने लास्ट में रखा है आपके लिए, समझना इसको कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 24, 30 और 36 से, एक तो क्या है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि वो 24, 30 और 36, 24 से भी
और 30 से भी और 36 से भी। इनमें से प्रत्येक से जो क्या होती हो, विभाजित होती हो, जो प्रत्येक से क्या होती हो, विभाजित। एक तो ये मार्कर भी छोड़ गया, 7 विभाजित। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी आपको जो भी संख्याओं से विभाजित करना है उनका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालिए पहले 24 का, 30 का और 36 का। 24, 30, 36 इनका एलसीएम मैंने निकाला तो क्या बन रहा है, ये 4 × 6 बन रहा है, ये 5 × 6 बन रहा है, ये 6 × 6 बन रहा है। तो एक बार तो 6 आ जाएगा आपके पास, एक बार 5 आ जाएगा, और क्या बन रहा है आपके पास, 6 एक बार और ले लूँगा तो एक बार 2 ले लूँगा। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम बन जाएगा। तो देखो 36 और ये 10, तो मतलब 360। 360 आपका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से इनका, किस तरीके से आप जानते हैं। तो एलसीएम 360 आ गया, ये मैंने शॉर्ट में निकाल लिया इसका एलसीएम। 360 आ गया आपके पास एलसीएम। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे एलसीएम 360 है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो वो संख्या होगी, जो वो संख्या होगी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, वो एलसीएम से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। मतलब एलसीएम का कुछ टाइम्स होगी, एलसीएम का कुछ गुणज होगी। अब एलसीएम को कितना बढ़ाएं, अब बढ़ा के मल्टीप्लाई कर करके हमको वहाँ तक पहुँचना है कि हम उस पर्टिकुलर संख्या तक पहुँच जाएं, और यदि उसमें और एक बार और जोड़ दें तो वो 4 अंकों की संख्या से ऊपर चली जाएगी, मतलब 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो वहाँ तक जाना नहीं है, तो उससे कम चलना है। तो देखो ये बन रहा है आपके पास 360। अब 360 को मैंने एक बार 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3600 बन रहा है। अभी तो मैं बहुत कम हूँ, तो 20 से मल्टीप्लाई करो। 20 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको 360 को, तो कितना बन रहा है, 7200 बन गया। ठीक, 7200 बन गया। अभी भी मुझे कितना चाहिए, अभी भी मुझे लगभग 300 के लगभग चाहिए, 300 से कुछ कम चाहिए। अब देखो मैं कितना करूँगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या नहीं करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 3600 ऊपर चला जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, 9 से मल्टीप्लाई करके देखूँ एक बार इसको, और फिर 8 से करूँगा। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। एक बार मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई करके देखा, 9 से मल्टीप्लाई करके देखा मैंने, तो ये 0 बन गया। 9 से किया, 9 चौके 6 9 में 54, 5 बन रहा है। 9 से मल्टीप्लाई किया 27, 27 5 32, ये बन रहा है। अब भी मैं क्या है कि 10,000 से ऊपर जा रहा हूँ, 10,000 से मुझे कम ही रहना है। 10,000 से कम रहना है तो मैं क्या करूँगा, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, 8 6 48, 4, 8 3 24, 24 और 4 28, 2800 से। एक बार इसमें मैं जोड़ के देख लेता हूँ इसको, 0 8 10 और ये बन गया आपके पास 10। अभी भी मैं कितना ऊपर चला गया, मतलब 10,000 से ऊपर चला गया। अब इसमें से मुझे एक बार और कम कर दूं मैं, अगर एक बार और मैंने 360 कम कर दिया, मतलब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना था, 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ या फिर मैं इसमें से 360 माइनस कर दूँ, तो वही आपका आंसर आ जाएगा 0 2, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास 97। तो 97 से जो 20 है वो ऐसी संख्या है जो आपके 24 30 और 36, 24 30 और 36 से आपसे कंप्लीटली डिविजिबल है। और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर यदि इससे ऊपर कोई संख्या लेंगे तो वो क्या है कि 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, जबकि हमें निकालनी कितनी है, 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व किस तरीके से करना है एक बार और समझ लीजिए दोबारा, क्विक रिवीजन, कि 24 30 और 36 जो भी निकालना है, जिन संख्याओं से विभाजित करना है उसका निकालिए सबसे पहले एलसीएम। एलसीएम हमने निकाल लिया 360। अब 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो तो है 9,999, मतलब 10,000 से एक कम। अब इस संख्या को गुणा करते हुए वहां तक पहुंचना है कि इससे तो कम ही आए, क्योंकि इससे ऊपर ले लिया तो हमें 5 अंकों की हो जाएगी। तो ये संख्या आ जाए या इससे कम आ जाए। तो हमने यहाँ तक पहुँचा, मल्टीप्लाई करके 7200 तक पहुँच गए, फिर इसको 8 टाइम्स और मल्टीप्लाई किया, फिर इतना पहुँच गए, फिर दोबारा कम आ गया एक और, तो इतना आ गया। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, कि इस संख्या को 360 आया, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि हम उससे कम ही रहें, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचना। बस ये है सिंपल कंसेप्ट। और इससे अगर एक बार ज़्यादा पहुँच गए तो फिर उससे क्या है कि वो संख्या
आगे चली जाएगी और 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, वो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालनी है 4 अंकों की संख्या। तो ये कंसेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने का। तो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो भी स्टूडेंट को याद थे। तो हमने ज़्यादातर मैक्स क्वेश्चन करने की यहाँ पे ट्राई की है, और जो भी पैटर्न था, जो भी एग्ज़ाम में पूछा गया है एग्जैक्ट, वो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है। जैसा भी स्टूडेंट को क्वेश्चन डाटा याद था उसी हिसाब से ये क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और वही डाटा यहाँ में हमने लिखा है। ठीक है, एक्चुअल एग्जाम में हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ वेरी हो, लेकिन जो क्वेश्चन की जो भावनाएं हैं वो क्वेश्चन की भावनाएं यही हैं और क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे पूछा गया है। तो इस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, और उस टाइप के आपने इन क्वेश्चन को और इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार अगर यदि नहीं आता तो एक बार जल्दी से एक बार क्विक रिवीजन जरूर कर लें, जिससे क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और दूसरा, क्योंकि आप क्वेश्चन को आप एक बार फेमिलियर हो गए तो आपके पास जैसे एग्जाम में आएगा तो उसको आप आसानी से अटैम्प्ट कर लेंगे, आपको कुछ एग्जाम में नया नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में कि कोई कंसेप्ट आपको नया लगे, तो उससे पहले आप एक बार प्रिपेयर रहें, क्योंकि हमने ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमने ये डिस्कस कर लिया क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।